हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सर जी यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है ऑन बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, AS16। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो टॉपिक है, ठीक, ये मैंने यहाँ पे बस एक ब्रीफली आपको एक समझाने का कोशिश करा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर्ड नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा अबाउट दी बोरिंग कॉस्ट। ठीक, तो सर यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि बोरिंग कॉस्ट मतलब होता क्या। ठीक, बोरिंग कॉस्ट मतलब होता है सर कि आपने जो फ़ंड बोरो करा, आपने मतलब जो बिज़नेस ने जो फ़ंड बोरो करा ना, उसको हम बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। अब फ़ंड कहाँ से बोरो कर सकते हैं सर? बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, उनके थ्रू आप फंड बोरो करते हो, उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। अब देखो, अब ये जो बोरिंग कॉस्ट, जो कंपनी जो फंड बोरो करती है, इस पर इनको इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, इस पर इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इसको सर हम बोलते हैं सर बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो बोरिंग कॉस्ट खाली लिमिटेड टू इंटरेस्ट नहीं है, साथ साथ इंटरेस्ट के साथ जो भी आपका प्रोसेसिंग फ़ी लग सकता है, प्रोसेसिंग फ़ी होता है, ठीक, इंटरेस्ट आता है, साथ साथ सर और अदर एक्सपेंसेस जो लगेगा आपको ताकि आप फंड बोरो कर सको, वो सारे एक्सपेंसेस आपका बोरिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। तो सर पहले हम बोरिंग कॉस्ट के पहले समझने से पहले आप समझते हैं सर, एक बेसिक समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं। ये का आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट दी बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सर यहाँ पे समझना, दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, हमको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंस और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो कंपनी को डे टू डे एक्सपेंडिचर में बियर करना होता है। ठीक, अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी एक्सपेंसेस आता है वो कहाँ जाता है सर? पीएनएल में ड्रॉ करते हैं इसको, पीएनएल पे इसको कंपनी दिखाती है, पीएनएल। ठीक है, अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसके द्वारा सर बिजनेस चल रही है, वो सब एसेट जिसको द्वारा बिजनेस चल रही है, जैसे सर बैलेंस शीट लिखना था यहाँ। ठीक है, और वो सब चीज़ क्या होता है सर? बैलेंस शीट में जाता है। जैसे कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फैक्ट्री, इंटरेस्ट। इसमें मैं आऊँगा, इसमें मैं हाईलाइट करा है मैंने इस पर आऊँगा। ठीक है, तो सर ये सब एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो सर बिज़नेस को चलाने में मदद करती है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हो सकता है? सैलरीज, कमीशन, टैक्स और बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा सर? एक चीज़, इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस पर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी हमने इंटरेस्ट नोटिस करा। अब सर यहीं से आपको समझ में आएगा बोरिंग कॉस्ट का ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो सर समझना है इसको। आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो सर बोरिंग कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कब करते हैं? अब कैपिटलाइज मतलब सर यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हम लोग जो इंटरेस्ट दिखाया ना, इसको हम बोलते हैं सर कैपिटलाइज्ड। अब जो इंटरेस्ट आता है ना, जो भी हम फंड बोरो करते हैं, ठीक है, जो भी हम फंड बोरो करते हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? अपने कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ उसको कैपिटलाइज कर देते हैं इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम समझेंगे सर कौन सा ऐसा एसेट है जिस पे आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है, मतलब जो आपको बैलेंस शीट में इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। ठीक, समझते हैं सर इसको पहले हम लोग। देखो सर बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, अब यहाँ पे आता है सर कि हम लोग को कैपिटलाइज कब करना पड़ता है बोरिंग कॉस्ट को? बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ समझाया भी नहीं है, तो समझना सर यहाँ पे जो बोरिंग कॉस्ट, अभी आप समझना एक चीज़, यहाँ पे मैं एक आपको, ठीक, देखना, एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज बैंक है और ये कंपनी। देखना हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन उसको हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक से कंपनी ने क्या लिया सर? लोन लिया, जिसको हम बोलते हैं सर बोरिंग, मतलब बोरो करा फंड। ठीक है, और यहाँ सर जी क्या देती है कंसिडरेशन में? कंपनी इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट क्या सर? आपका बोरिंग कॉस्ट ही है। ठीक, अब सर आपको ये देखना होगा, अब जो इंटरेस्ट आपने पेमेंट करा है, अब ये इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा? ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सर कि आपने जो लोन लिया है वो किस पर्पज़ के लिए लिया है। ठीक है, आपने किस
एसेट को परचेज़ करने के लिए लिया या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया या फिर जो भी प्रोडक्शन करने के लिए लिया, ठीक है। सपोज सर अगर आप कंपनी ने इंटरेस्ट लिया फॉर दी परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसके लिए इसने लोन लिया है, ठीक है। अब आप समझना सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि वेदर जो एयरक्राफ्ट है वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं। अब सर जी यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है, ठीक है। हम लोग फिर से आएंगे एग्जांपल पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा था, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, तो सर यहाँ पे देखना, क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट जो फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़ एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है उसको। फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़ मतलब ऐसा एसेट जिसको यूज़ करने में आपको एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, एक टाइम पीरियड लगे जब वो यूज़ में आ सके। जैसे कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट अगर एक कंपनी परचेज़ करती है सर, आपको ये देखना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये बनने में जो प्रोडक्शन होता है इसका, ये कितना टाइम लगता है, ठीक है सर। वेदर ये और सर इससे आपको पता चलेगा कि क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा था, मैंने आपको बताना भूल गया यहाँ पे। सर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हो गया, देखो यार, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इसको मैंने एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, बहुत क्लमजी लग रहा है। सर यहाँ पे आप देखना कि जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है सर 12 महीना या फिर उससे ज़्यादा। मतलब ऐसा एसेट जिसको फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़ उसको 12 महीना या उससे ज़्यादा लगे। ये मैंने आपको जनरली बोला है, जनरली मतलब क्या हो गया सर, ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इररिलेवेंट है सर, फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए है ये इररिलेवेंट। आप बोलोगे इररिलेवेंट कैसे हो गया, जैसे कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना सर अगर क्वेश्चन में मेंशन करा है ना एसेट को, आपको एसेट का नेचर देख के पहचानना पड़ेगा कि वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं। अब ऐसा कोई एसेट हो सकता है सर जो 6 महीना में ही बन रहा है लेकिन वो क्वालिफाइंग एसेट है, तब उसको आपको कैपिटलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे आपको कैसा पता चलेगा, देखना एक एग्जाम्पल कंसिडर करना, इसको मैं रख कर रहा हूँ। जैसे कि सर सपोज़ एक कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कुछ कर रही है, ठीक है। मैंने बोला आपको पहले भी कि हैंडराइटिंग में मत जाना, ठीक है। तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर रही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में अब उनको अगर कंप्लीट हो रहा है 6 मंथ्स पर, तो सर आप मेरे को ये बताओ कि जो बिल्डिंग है आपको इसका नेचर देख के क्या पता चल रहा है कि क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नहीं। ऑफकोर्स आपको क्वालिफाइंग एसेट समझ में आ रहा है। जो सर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनने में मतलब जो रेडी फॉर यूज़ के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसको एक टाइम लगता है ताकि वो एक यूज़ में आ सके, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है सर ये कि क्वालिफाइंग एसेट है। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है सर, ये 6 महीना 5 महीना 12 महीना ये इररिलेवेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको नेचर ऑफ एसेट देख के समझना पड़ेगा। ये फॉर मैंने एग्जाम पर्पज़ के लिए बोला है। जनरली सर 12 महीना या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन एग्जाम पर्पज़ के लिए आपको 6 महीना 7 महीना में भी आप क्वालिफाइंग एसेट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये था सब्सटैंशियल, जो ये था क्वालिफाइंग इंटरेस्ट का क्वालिफाइंग एसेट का मतलब। हम लोग आ जाते हैं एग्जांपल पर वापस। तो सर यहाँ पे कंपनी ने परचेज़ करा लोन, इंटरेस्ट पेमेंट करी जिसमें, ठीक है। और जो लोन किस लिए परचेज़ करा सर, एयरक्राफ्ट के लिए। अब एयरक्राफ्ट आप मेरे को बताओ सर, इसको कितना पीरियड लगता है एयरक्राफ्ट को बनने में। सर इसको बनने में कम से कम सर साल भर लग जाता है, बहुत साल लगता है सर एयरक्राफ्ट को बनने में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सर कि क्वालिफाइंग एसेट अरे यार शिट, एक सेकेंड, सॉरी सर। देखना जो क्वालिफाइंग एसेट होता है ना, फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़ मतलब ये नहीं होता है खाली प्रोडक्शन से मतलब नहीं है सर, ठीक है। फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़ मतलब अगर आपने आज परचेज़ करा, ठीक है, उसको आप आज ही यूज़ कर सकते हो, वो होता है आपका क्वालिफाइंग एसेट। देखिए सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एयरक्राफ्ट को ना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सर उसको यूज़ में लाने के लिए टाइम लगता है इसको। कैसे कि सर मतलब प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो
आपका अप्रूवल मतलब सर्टिफिकेशन ये सब करने में आपको ज़्यादातर टाइम लग जाता है। तो इससे क्या कन्वर्ट हो जाता है सर, एक आपका क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है, जो रेडी फॉर यूज़ हो। आपने आज परचेस करा, आप आज ही उसको यूज़ कर सको, वो होता है आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्वालिफाइंग आपको समझ में आया कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट करा है ना, वो क्या होगा, आप कैपिटलाइज कर दोगे। आप अपने कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ उसको कैपिटलाइज कर दोगे, ठीक है। कंसीडर करना और एक एग्जांपल, ठीक है। मैं एक फ्रेश पेज में चलता हूँ, बेटर होगा, ठीक है। अभी सपोज एक कंपनी कार परचेज कर रही है, ठीक है ना, कार, या फिर अब ट्रक पकड़ो इसको, ठीक है। आप मेरे को एक चीज़ बताना सर, ये जो आपको पहला बात तो ये समझना पड़ेगा कि वेदर ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कि आपको इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है या फिर आपको P&L में दिखाना है, ठीक है। आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं। अब क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा सर कि इसको इस एसेट को बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। बनने में मतलब सर रेडी फॉर यूज़ के लिए इसको कितना टाइम लगता है, आप मेरे को बताओ सर। इस एसेट को बनने में मैं बता रहा हूँ सर 17 to 18 आवर्स खाली लगता है कार या ट्रक को बनने में। जबकि सर आजकल तो ऐसा कुछ कार भी है जो सर मिनटों में बन जाता है, इन मिनट्स। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है सर, ये आपको ये पता चल रहा है कि ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। एक बार चलो मैं आपको ये भी दिखा भी देता हूँ। प्रोडक्शन टाइम, सर देख रहे हो आप, 17 to 18 आवर्स, अबाउट 17 to 18 आवर्स लगता है, ठीक है, बनने में कार को। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है सर कि एक अच्छा खासा इसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है सर। ये बना, आप गए इसको परचेज़ करने, बिजनेस गए परचेज़ करने, सर इसको परचेज़ कर लिया, सिंपल सर। इसलिए कोई अप्रूवल कोई सर्टिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए। तो इससे क्या सर, ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। तो सर जब भी आप कार या ट्रक परचेज़ करते हो, जो भी बिज़नेस परचेज़ करती है, तो सर इसमें जो लोन लिया जाता है कार या ट्रक परचेज़ करने में और जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, वो इंटरेस्ट क्या होता है सर, आपको P&L में दिखाया जाता है, P&L में डेबिट करा जाता है इसको, ठीक है। और इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा सर, हमको पता ही है, P&L टू बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट नहीं बोलते सर, इंटरेस्ट बोल देते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये होता है। तो सर ये कुछ ऐसा एग्जांपल थे, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए लिखा भी हूँ कि क्या आप क्वालिफाइंग एसेट कंसीडर करोगे और क्या आप क्वालिफाइंग एसेट नहीं कंसीडर करोगे, ठीक है। देखना इसको। तो एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है सर। एयरक्राफ्ट हो सकता है, हमने देखा सर इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है बनने में। लिकर जो अल्कोहल होता है सर, आपको पता है सर, अल्कोहल अच्छा खासा टाइम लगता है। एक अच्छा अल्कोहल बनने में सर सालों लग जाते हैं, सालों मतलब बहुत साल लग जाता है बनने में। लिकर, शिप्स, ठीक है, आपका शिप्स, वेसल भी हो सकता है या फिर वेसल्स। फैक्ट्री शेड्स, अब फैक्ट्री शेड क्या होता है सर, देखते हैं इसको भी आके देख लेते हैं सर क्या होता है फैक्ट्री शेड। आप इसको देख के पहचान लोगे कि इसको अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए बनने में या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आते हैं, ये रहा सर फैक्ट्री शेड। आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये बनने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बनने में ये अच्छा खासा टाइम लगता है सर, ठीक है। तो सर ये क्या होगा, इसको आपको दिख रहा है कि सर ये 1-2 दिन का तो काम है नहीं, ये ऑफकोर्स अच्छा खासा टाइम है। तो ये क्या हो गया सर, आपका क्वालिफाइंग एसेट है ये, ठीक है सर। ये कुछ एग्जांपल था और ये सर जो मैंने एग्जांपल उठाया ना, ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के थ्रू ही निकाला है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है ये सबको कंसिडर करके, ठीक। अब नॉन क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्योंकि देखो यार, जब लोग शेयर्स एंड डिबेंचर परचेस करते हैं, उसको बनाना थोड़ी ना होता है, उसको हम डायरेक्ट रीडीली उसको परचेस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी ना लगता है बनने में या फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़, ठीक है। अब जब परचेस करो तभी आप उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक। अब वर्किंग कैपिटल, सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमें सबको पता है कि वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को ना देखना, कंपनी को ऑफकोर्स हमने देखा सर, कंपनी को डे टू डे ऑपरेशन चलाना होता है, उनका डेली का खर्चा होता है सर। डेली का जो खर्चे को मीट करने के लिए सर कंपनी को कुछ हाथ में पैसा रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है।
जो उसको डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट करने में मदद करे, उसको हम बोलते हैं सर वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल भी आप इसको बोल सकते हैं, जो सर डे टू डे एक्सपेंडिचर करने में कंपनी को हेल्प करे, जिससे वो खर्चा कर सके, वो होता है वर्किंग कैपिटल ऑफकोर्स। ठीक है, कार इंटरेस्ट हमने देखा, एडवांसेस फॉर कार इंटरेस्ट, अगर आपको कोई भी लोन एंड एडवांसेस मिल रहा है, ठीक है, ताकि आप कार या ट्रक परचेस कर सको, ऑफकोर्स सर वो भी नॉन क्वालिफाइंग एसेट ही होगा। सर और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं करा, लेकिन आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझना सर। लैंड, अगर मान लो एक कंपनी लैंड परचेस करती है, आप बता पाओगे सर क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नॉन क्वालिफाइंग एसेट होगा? सर ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट होगा। क्यों सर? क्योंकि अगर आप एक सोचो ना, अगर आपके पास पैसा है तो आप अभी जाके उसको लैंड को परचेस कर सकते हो, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 3 से 4 दिन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ लेके सर 3 से 4 दिन लगना है। ऑफकोर्स आप ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। लेकिन सर यही लैंड पे अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, सर कंस्ट्रक्शन तो 2-3 दिन का काम नहीं है, ये 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, तो ये क्या सर क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, और एक एग्जांपल कंसिडर करना सर, इन्वेंट्री। ठीक है सर, देखना जैसे मान लो एक कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, रॉ मटेरियल अगर वो परचेस करती है तो सर ये जो रॉ मटेरियल परचेस करा, ये तो मतलब प्रोसेस हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो ऐसा ही काम है उनका कि उनको मैन्युफैक्चर करना है, तो रॉ मटेरियल को सर फिनिश गुड में बदलने में टाइम तो लगना नहीं है, इसको तो टाइम नहीं लगेगा, सही है कि नहीं? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको रॉ मटेरियल लेना है, एक फिनिश गुड में बनाना है, तो उनका काम ही यही है, तो उसको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम लगना नहीं है। लेकिन सर अगर मैं आपको यही बोलूँ कि फिनिश गुड बन तो गया, लेकिन सर ये बिका नहीं है, मान लो ये बेचा नहीं गया। ठीक है, मान लो ये 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बाद, साल भर बाद बेचा जा रहा, तब उस केस में सर क्या होगा, इसको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर करेंगे। इस केस में क्या था, नॉन क्वालिफाइंग, यार ठीक है, इस केस में क्या था सर, नॉन क्वालिफाइंग, लेकिन इस केस में क्या होगा, क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। ये आप एग्जांपल ना कंसिडर कर सकते हो, इसका बोलो तो सर अभी जो विंटर आ रहा है, ठीक है, आप मेरे को बताओ सर, जो जैकेट्स बनता है, ठीक है, जो विंटर के जो ड्रेस बनते हैं, ठीक है, वो तो एट द टाइम ऑफ विंटर तो नहीं बनते, वो साल भर बनते ही हैं। ठीक है सर, लेकिन वो बनते हैं, ये तो खाली यहीं तक आते हैं, ये बिकता थोड़ी ना, ये हर साल, ये मतलब हर सीज़न में थोड़ी ना बिकता है, ये तो खाली विंटर सीज़न में बिकता है। तो सर यहाँ से ये जो चीज़ होता है सर, ये तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट हो गया। लेकिन जब वो एक्चुअल में जब बिकता है, ऑफकोर्स सर इसका टाइम पीरियड होता है, 6 या 7 महीना बाद ही बिकता है ये, तब उस केस में हम लोग क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर करते हैं उस इन्वेंट्री को। ठीक है सर, ये सर मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाया, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ तो मेरे ख्याल से बाकी नहीं है। अब बाकी मैंने आपको जैसा बोला सर, ये मैंने आपको ब्रीफली समझाया। आप ऑफकोर्स एक टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ से बेसिक से उठाया है कि इंटरेस्ट यहाँ, हाँ मैंने आपको ये बताया नहीं ना कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस में कब होगा, मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया कि जब वो क्वालिफाइंग एसेट है, तब उस केस में आप क्या करते हो, आप बोरिंग मतलब आप इंटरेस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर कब ट्रीट करते हो सर, जब आपने फ़ंड बोरो करा, किस लिए सर, फॉर दी परचेज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, या प्रोडक्शन के लिए हो सकता है सर, उसके लिए आपने बोरो करा है। ठीक है, फ़ंड। अब वो जो फंड बोरो करा सर, वो ऐसे एसेट के लिए बोरो करा जो क्वालिफाइंग एसेट है। अब क्वालिफाइंग एसेट हमने समझा सर क्या होता है, जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज़। ठीक है, वो होता है क्वालिफाइंग एसेट। अगर ऐसा एसेट है जिस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तब उस केस में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हो। बाद बाकी मान लो सर, आप जैसे मैंने आपको बोला कि आपने यहाँ पे कार एक परचेज़ करा था ना, एक एग्जांपल में कंसिडर कर रहा था कार का। ठीक है, हाँ यहाँ पे आया सर कार का, तब ये क्या होगा सर, मैंने बोल दिया था ना पीएल पे आता है ये। ठीक है, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। जो नॉन क्वालिफाइंग है सर, वो आपका इधर चल जाता है, इधर मैं लिख भी देता हूँ सर, नॉन क्वालिफाइंग, और ये क्या सर, क्वालिफाइंग एसेट कहला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सर, लास्ट चीज़ है, जैसे कि सर लोन लिया गया है, ठीक है, 10 लाख का, फॉर दी परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का। ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए आपने लोन लिया है, सपोज़ मान लो सर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल को लोन लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपका कंस्ट्रक्शन जो है सर कंप्लीट हुआ है उसी साल 31 दिसंबर पर। ठीक है सर, ओके। तो सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
कि जो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर है, जब तक सर आपको समझ में आएगा सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो क्वालिफाइंग एसेट है, जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वो कहाँ जाएगा सर, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप कहाँ दोगे इसको, बैलेंस शीट में, मतलब कैपिटलाइज कर दोगे विद दी कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक, अब सर यहाँ पे 31 दिसंबर 2012 को अगर जब जाके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तब उस केस में सर वो इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे सर, देखना 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, यहाँ से लेकर 31 दिसंबर तक का जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना सर, इंटरेस्ट, ये सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या हो गया सर, कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ ये कैपिटलाइज हो जाएगा। और सर ये 31 जो आपका उस साल के लिए 1 जनवरी टू 31 मार्च पीएनएल पे चल जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है सर, तो मतलब मेरा यहाँ बोलने का ये मतलब था सर कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज तब तक होगा जब तक सर एसेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया, जब एक बार रेडी फॉर यूज़ हो गया सर, उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो वो आपका पीएनएल में जाता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाता है। ठीक है सर, ये मेरा एक लास्ट बात था, तो यहाँ पे मैं टॉपिक अपना एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे कनेक्टेड।